को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है अपने सभी एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए। जैसे उसने एजिलिटी को 5 पॉइंट बढ़ा दिया है और अपने स्टेमिना को 6 पॉइंट बढ़ा दिया है, और ऐसे ही करके वो अपने सभी पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाता है। और वो फिर सोचता है कि इतना शायद से काफी होगा। फिर दिनों को अपने मन में सोचने लग जाता है कि चलो फिर अब उस स्किल को देखते हैं जो कि मैंने वेलोडियम से कॉपी की है। फिर वो देखता है अनडेड क्रिएशन, जिसकी मदद से वो किसी भी अनडेड सोल्जर को क्रिएट कर सकता है, वो भी किसी भी एक कोप से। और फिर वो अपने आसपास देखने लग जाता है कि मैं किसी का यूज ही कर पाऊँ। फिर वो अपनी प्लेट में देखता है और उस प्लेट के अंदर उसको एक हड्डी दिखाई देती है। जिनो को उस बोन के ऊपर अपनी स्किल का इस्तेमाल करने लग जाता है और एक बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला स्केलेटन बना देता है। और जिनो बोलता है कि जबकि मैंने तुम्हें एक टी जैसी दिखने वाली बोन से बनाया है, तो तुम्हारा नाम आज से होगा टी बॉल। जिसका नाम सुनकर वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और जिनो अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार स्किल है जब तक मुझे कोई बड़े कोप्स ना मिल जाए। लेकिन चलो, ये कभी ना कभी कुछ तो काम आएगा ही। छोड़ो अभी, चलो मैं सो जाता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ कि बिग शोलिन ने मेरा किल चुरा लिया और मुझे उसके साथ रिवॉर्ड बांटना पड़ा। लेकिन चलो, मुझे ग्रैंड मेज रोब तो मिल गई, ये अभी के लिए बढ़िया है। चलो फिर मैं एक नैप ले लेता हूँ। और हम लोग देखते ही वो टी बोन अंदर की तरफ जाने लग जाता है कैबिन के। और वो जैसे ही अंदर जाता है उसको कोई बोलता है कि "श्श्श, चुप हो जाओ"। और हम लोग देखते हैं कि उसके सामने वो दोनों लोग छुप कर बैठे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि चलो अब हम जिनों के साथ ही रहेंगे। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है अवेकन्ड एसोसिएशन की तरफ, जहां पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें और कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा कैंग जिनों के लिए। और एसोसिएशन का चेयरमैन बोलता है कि मैंने कैंग जिनों के लिए प्लेन भेज दिया, वो आने वाला ही है। वो बंदा जो वेट कर रहा होता है कैंग जिनों का, वो बोलता है कि इसलिए कोरियन एसोसिएशन को सबसे बेकार बोला जाता है। क्या यार, तुम एक प्लेयर को समन नहीं कर सकते एसोसिएशन के अंदर? कितनी खराब अथॉरिटी है तुम्हारी। और हम लोगों के सामने होते हैं दो लोग जो कि एस क्लास से ही होते हैं, जिसका नाम होता है चंद्रा और अरुण। और ये गंधारा गिल्ड से बिलोंग करते हैं और ये इंडियन होते हैं। सबसे बड़ी बात, एसोसिएशन का चेयरमैन बोलता है कि मैं जानता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं और इसीलिए हम आपको टॉप रेटेड के होटल और इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हैं? और हम लोग देखते हैं कि चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है, जिसको ऐसा देखकर वो दोनों भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाते हैं कि उनको फाइट करने को मिलेगी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि चेयरमैन के कंधे पर किसी का हाथ आता है और वो बोलता है कि गुड वर्क, तुमने अच्छा काम किया, अब आगे मैं संभाल लूंगा। और ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर कैंग जिनो की होता है, जिसको वहां पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर एसोसिएशन का चेयरमैन जो बाहर चला जाता है, वो ये बोलते हुए कि ठीक है, फिर आप लोग बात कर लीजिए। और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों उनके सामने आकर बैठ जाता है और वो बोलता है कि बोलो अब, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? लेकिन वो दोनों अभी भी शौक में होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रेजेंस को महसूस ही नहीं किया कि वो इस कमरे में कब आ गया। और वो सोच रहे होते हैं कि क्या इसके पास कोई ऐसी स्किल है जिसकी वजह से ये अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है। और उनमें से एक सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि वीडियो में इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, लेकिन जब इसको मैंने रियल लाइफ में देखा है तो मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इसके पास कोई ना कोई मिस्टीरियस स्ट्रेंथ जरूर है। ये उस चेयरमैन से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि छोड़ो ना यार, अभी के लिए काम डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी एस क्लास है और मैं भी एस क्लास हूँ। और फिर वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। और फिर अरुण बोलता है कि देखो, तुम्हें पता है कि जो सारे टॉप रैंकर्स है उन सभी का फोकस अभी भी मिडिल फ्लोर के बीच जो वॉर हो रही है उसके ऊपर है। इस वॉर का आउटकम क्या होगा, ये वॉर कौन जीतेगा, और तुम्हें पता है इस वॉर से सभी के सभी प्लेयर भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि तुम्हें पता है अगर किसी को टावर में ऊपर के फ्लोर तक चढ़ाई करनी है तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, बल्कि उसे भी फोर्स ज्वाइन करनी पड़ती है टावर से रिलेटेड। फिर अरुण बोलता है कि देखो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि तुम म्यूरिन की साइड को चूज कर लो, मतलब हमारे साथ आ जाओ गांधारा गिल्ड के साथ। और जिनुक बोलता है अपने मन में कि फिर से म्यूरिन फोर्स। और फिर वो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? और फिर वो लड़की बोलती है क्योंकि हम तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। और ये बोलकर वो अपना मिलिट्री मैप स्किल को इस्तेमाल करती है और उसके सामने एक मैप खोल देती है। वो बताती है जिनुक को कि तुम ये जो मैप में निशान देख रहे हो, ये बिल्कुल मेन पॉइंट है दी एम्पायर की। और तुम्हें पता है ये सिर्फ एम्पायर के हायर अप्स लोगों को ही पता है, ये इतनी ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हम तुमको दे रहे हैं। और जिनुक अपने मन में सोच रहा होता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनको कैसे मिली। और फिर जिनुक बोलता है तो फिर मैं क्या करूं इनका? तो फिर अरुण बोलता है क्या इसने तुम्हारी अटेंशन ग्रैब कर ली? अरे ये तो सिर्फ टीजर है, हमारे पास और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एम्पायर से रिलेटेड। अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमारे साथ फोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हमारा स्पाई कौन है एम्पायर में। और जिनुक बोलता फिर अपने मन में कि ओह, तो ये इतने ज्यादा क्लोज है म्यूरिम के
कि इनको स्पाई के बारे में भी पता है कि कौन है स्पाई एम्पायर में। और फिर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें पता है, अगर तुम्हें उस स्पाई का नाम पता होगा तो तुम और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो उस स्पाई से। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी एडवांटेज होगी वॉर के दौरान। और फिर अरुण बोलता है कि हम इसलिए म्यूरिम की मदद करने वाले हैं इस वॉर को जीतने में, ताकि हम भी विनर्स की साइड पर रह सकें। और ये बात सुनकर जिन्हों को थोड़ी सी हंसी आ जाती है और वो उनके सामने ही हंसने लग जाता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारा जो आइडिया वो बहुत ही ज्यादा फनी है। और वो दोनों शौक हो जाते कि ये हंस क्यों रहा है। लेकिन जिन्हों अपनी आई ऑफ ग्लटनी स्किल को इस्तेमाल करता है उनके मन में चल रही बातों को सुनने के लिए, और उसके एक्सप्रेशन बहुत ही जल्दी बदल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इवलिश हो जाते हैं। उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर अरुण बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि इसके एक्सप्रेशन को क्या हुआ, एकदम से ये ऐसे क्यों बिहेव करने लग गया, क्या इसको पहले से पता है कि हमारा स्पाई कौन है एम्पायर के अंदर। फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्हों वहां से उठकर जाने लग जाता है और उसको बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और जिन्हों बोलता है मुझे ऐसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, तुमने हमारे एसोसिएशन के हेड के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की थी। क्या तुम ऐसे ही बिहेव करते हो जब तुम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो? मैं तुम्हें ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता। और जिन्हों तभी कोई अपनी कोई स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों के मुंह पर लगा देता है। पता नहीं उसने कौन सी स्किल का इस्तेमाल किया, लेकिन वो उसके मुंह पर लगा देता है, जो कि हमें बताया नहीं जाता, जो कि बहुत ही ज्यादा शाइन कर रही होती है, जिसको बाहर से भी देखा जा सकता है। और अब एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है 21st फ्लोर के ऊपर, जहां पर म्यूरिम रहता है। यहाँ पर डार्क एम्परर वोलियन को बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई है जो मेरा डिसाइपल होने का नाटक कर रहा है, और यहाँ तक कि उसने डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट का भी इस्तेमाल किया ताकि वो यंग होमिन को यकीन दिला सके कि वो मेरा ही चेला है। और फिर डार्क एम्परर बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं इसको इम्प्रेसिव बोलूं या एरोगेंट बोलूं, तो वोलियंग मुझे उस पर्सन के बारे में बताओ। फिर वोलियंग बोलती है यस माय लॉर्ड, वो एक ऐसा इंसान है जो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे हर कोई इविल पर्सन करता है। और वो अपने सुबॉर्डिनेट को टूल की तरह इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद फेंक देता है। और ये बात बोलते बोलते वोलियंग को जिनोक की वही बात याद आ रही होती है जिसमें जिनोक उसको बोल रहा था कि मुझ पर भरोसा करो और मेरा पीछा करो, मैं कभी भी अपने साथियों को मरने नहीं देता। और ये बात सोचकर वोलियंग थोड़ी सी इमोशनल हो रही होती है वहां पर। और फिर डार्क एम्परर उसको ऐसे देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये चाइल्ड तो अपने कोल्ड बिहेवियर की वजह से जानी जाती है, लेकिन फिर भी कैंग जिनुक ने इसके ऊपर जादू कर दिया। और फिर डार्क एम्परर बोलता है कि फूल, तुम अभी से पहले उसके साथ अटैच हो गई। और वोलियंग बोलती है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। डार्क एम्परर बोलता है कि इसने मेरा नाम खराब किया है और दी हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का नाम खराब किया है, हम उसको ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते। और फिर एकदम से डार्क एम्परर बोलता है ब्लड सोड, और हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक इंसान आ जाता है जो कि बोलता है यस माय लॉर्ड। और फिर डार्क एम्परर बोलता है कि एक काम करो, कैंग जिनुक को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे आमने सामने मिलना चाहता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो जो ब्लड सोड नाम का बंदा अभी आया था वो यस सर बोलकर वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एक बिल्डिंग की तरफ, जहां पर हम लोगों को दिखाया जाता है एक दरवाजे को जिसको कोई खोल रहा होता है। और फाइनली हम लोगों को पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कैसी और जुड़ेलियो ही होते हैं, जो एक घर के दरवाजे को तोड़कर फाइनली अंदर चले जाते हैं। और जुड़ेलियो बोलता है कि फाइनली ये खुल गया। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वो बोलते हैं तो ये जगह है जहां पर कैंग जिनुक रहता है, मतलब ये कैंग जिनुक के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आए हैं। और वो बोल रहे होते हैं कि अब से हम भी यहाँ पर रहने वाले हैं। और जुड़ेलियो उसके बेड पर लेट कर देख रहा होता है यहाँ से वहां घूमकर कि ये बेड तो बहुत ज्यादा बड़ा है। और कैसी भी अपने सोफे पर उछल कूद कर रही होती है कि वाह, अब से हम यहाँ रहेंगे, पता नहीं अब कितनी देर में कैंग जिनुक वापस आने वाला है। और हम लोगों को टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि जो इंडिया से प्लेयर्स आए थे वो सियोल में नंगे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पता लग रहा है कि जिनुक ने उनके ऊपर कौन सा जादू किया था, और वो लोग टीवी में देखो कि वो लोग नंगे घूम रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कैंग जिनुक की तरफ, जो कि शाम के टाइम पर अपने घर की तरफ आता है। और वो देखता है कि कैसे और जुड़ेलियो उसका इंतजार करते करते ही सो गए। और फिर वो अपने दरवाजे को वापस से बंद कर देता है और फिर अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का है कि नहीं कि इन लोगों ने मेरे घर का दरवाजा तोड़ा है और ये मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं ही लेट हो गया। और वो इस बात की थोड़ी सी टेंशन ले रहा होता है, जिसको देखकर गोगमा थोड़ी सी टेंशन लेने लग जाता है। लेकिन वो गोगमा के सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि अरे गोगमा, टेंशन मत लो, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बात है। लेकिन फिर हम लोगों को दिखाई जाती है कुछ चींटियां, जिन चींटियों को देखकर वो सभी की सभी स्पिरिट्स बोल रही होती कि देखो तो इन चींटियों को, ये कितनी ज्यादा घिनौनी है, इनको देखकर ही मुझे उल्टी आ रही होती है। फिर वे सभी स्पिरिट्स पूछती है कैंग जिनुक से कि मास्टर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो 12th फ्लोर है जिस जहां पर आंट क्वीन का राज होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और फिर एकदम से जिनुक बोलता है कि सबसे पहले तो
मुझे तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना इससे, टी-बोन, ये हमारी पार्टी का नया मेंबर है। तो अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको पावरफुल बनाओ। और हम लोग देखते हैं कि सभी की सभी स्पिरिट्स बहुत ज्यादा उदास होती है कि इसको पावरफुल कौन बनाएगा, तो बिल्कुल छोटा और कैसे बनाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं अगले सीन में ही जिन्हों उन सभी को लात मार देता है, उन सभी स्पिरिट्स को, और उस गड्ढे में गिरा देता है जिसमें वो चींटियां होती हैं। और गोगमा एक क्यूट सा फेस बनाता है ताकि इसको नीचे ना जाना पड़े। और जिन्हों बोलता है, नहीं गोगमा, तुम सबसे बड़े हो यार, तुम्हें भी काम करना पड़ेगा, जाओ तुम भी जाओ यार, लड़ाई करो उनके साथ, लेवल अप करो जाके। और हम लोग देखते हैं कि गोगमा भी नीचे की तरफ कूद जाता है और वो सभी के सभी लोग नीचे फाइट करके अपने लेवल को अप कर रहे होते हैं। और जो बोलता है कि दैट्स राइट माय बेबी, लेवल अप करो, जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाओ टीबोन। और टीबोन का लेवल अप भी हो रहा होता है जिसकी नोटिफिकेशन उसके सर के ऊपर आ रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं गोगमा और टीबोन वहां पर 12th फ्लोर के ऊपर अपनी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और अपना लेवल अप करने लग जाते हैं, जिनको देखकर जिनको अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि गोगमा टीबोन को स्ट्रॉन्ग बना देगा और अगली बार जब मैं इससे मिलूंगा तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। और ये सोचकर वो वहां से जाने लग जाता है। तभी एलिस जिनुक से पूछती है, तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो? और जिनुक उसको जवाब देता है कि हम लोग मिडिल फ्लोर पर जाने वाले हैं टावर ऑफ ट्रायल के, क्योंकि जो म्यूरिम फोर्स है उसने एम्पायर फोर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही जल्दी अटैक करना शुरू कर दिया। और अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो म्यूरिम फोर्स मिडिल फ्लोर के ऊपर कब्जा कर लेगी, जो कि हमारे लिए बहुत बुरी बात होने वाली है। क्योंकि जब अब 14 फ्लोर का बॉस वेलोडियम मर चुका है तो हमारे पास 3 महीने बच चुके हैं 15वें फ्लोर को क्लियर करने के लिए। अभी सही टाइम है अपनी फाउंडेशन बना लो मिडिल फ्लोर के ऊपर, जबकि और प्लेयर्स 15वें फ्लोर पर रेड कर रहे होंगे उस टाइम पर। और फिर एलिस बोलती कि पिछली बार तो तुमने एम्पायर को धोखा दे दिया था, तो तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करना ठीक होगा? फिर जिनुक बोलता है कि देखो, फेनेहाइमर ने मेरे पास ये भेजा है, इसका मतलब उसे मेरी जरूरत है। और जिनुक उसको रिंग ऑफ द रॉयल फैमिली दिखाता है जिसकी मदद से जिनुक वहां पर टेलीपोर्ट हो सकता है जहां से वो लिंक होती है। और जिनुक बोलता है कि मैंने उस टाइम ये इसलिए किया था क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया था, और मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता, तुम्हें नहीं लगता? और एलिस बड़े परेशान फेस के साथ बोलती, क्या सच में? जिनुक उस अंगूठी को यूज करते हुए बोलता कि जो मैं करना चाहता हूँ मिडिल फ्लोर के ऊपर, अगर वो मुझे करना है तो मुझे एम्पायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने होंगी, और इसके लिए अभी के लिए मैं फेनेहाइमर को यूज करने वाला हूँ अपना काम निकालने के लिए, ताकि मैं अपने फाउंडेशन की नींव एम्पायर के साथ रख सकूं। और ये बोलकर वो उस अंगूठी को इस्तेमाल करने लग जाता है और उसका इनविटेशन भी एक्सेप्ट हो जाता है, जिसकी मदद से जिनुक उनके प्लेस में एकदम से आ जाता है। और जिनुक को भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर आ गया है। और तभी वो सामने की तरफ देखता है और देखकर थोड़ा सा हैरान तो नहीं कह सकते इसको, थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये सामने कौन बैठा है, इस तरीके के एक्सप्रेशन वो देता है। और उसके सामने एक बूढ़ा सा राजा बैठा हुआ होता है और जिनुक उस आदमी को देखते ही पहचान लेता है और बोलता है, तुम तो एम्परर हो ना, रेनहार्ड द थर्ड? और जिनुक के एकदम से वहां पर आ जाने की वजह से एम्पायर के सारे सेना के लोग अलर्ट पर आ जाते हैं और जिनुक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं कि घुसपैठिए, खड़े हो जाओ। और जिनुक बोलता है कि अरे यार, मैंने तो अपना पहला इंप्रेशन ही खराब कर दिया। और फिर जिनुक हमें रेनहार्ड द थर्ड के बारे में बताता है कि एक लेजेंडरी एम्परर है जिसने एम्पायर को उसकी पीक तक पहुंचाया था, लेकिन फिर एकदम से जो उसका सक्सेसर है यानी कि उसका बेटा है, वो एकदम से अननोन रीजन की वजह से मर गया, जिसके बाद इसकी लड़ाई करने की क्षमता या फिर कहें कि विल वो बिल्कुल खत्म हो गई थी और इसने जीने की आस भी छोड़ दी थी। उसके बाद से ये एक बूढ़े शेर की तरह बस यहाँ पर अपनी जिंदगी को काट रहा है और मौत का इंतजार कर रहा है। फिर हम लोग देखते कि एम्पायर के सभी लोग जिनुक के ऊपर हमला करने लग जाते हैं एक के बाद एक, लेकिन जिनुक उन सभी से बचते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि फेनेहाइमर यहाँ का ग्रैंड सोर्डमैन है जो कि अपने राजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हम लोग देखते हैं कि वो अपने राजा को साइड में ले जा रहा होता है और वो जिनुक की तरफ भी देख रहा होता है। लोग देखते हैं कि एम्पायर के सभी सैनिक जिनुक को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको पकड़ नहीं पाते और वो बोलते हैं कि इसको पकड़ना कितना ज्यादा मुश्किल है। और तभी जिनुक जंप करता है और बोलता है कि फेनेहाइमर, इनको बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फेनेहाइमर तो वहां से गायब हो चुका है और जिनुक बोलता है कि अब ये बूढ़ा कहाँ चला गया। और फिर वो उन सभी के अटैक से बचते हुए सोचने लग जाता है कि फेनेहाइमर ने मुझे बुलाया है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि वो मेरा टेस्ट ले रहा होगा कि मैं इतना केपेबल हूँ या नहीं। और हम लोग देखते हैं कि जिनुक को अपने सभी अटैकों से बचते हुए आराम से सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर किसी को मार दूं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। अगर मैंने यहाँ पर किसी को मार दिया तो मेरे जो रिलेशनशिप है एम्पायर के साथ वो खराब हो जाएंगे। फिर जिनुक सोचता है कि ठीक है फिर, और ये सोचकर वो एक सिपाही के मुंह पर मुक्का मार देता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी कुछ हड्डियां भी टूट जाती है। और जिनुक सोचता है कि ठीक है फिर, मुझे इनको मारना ही तो नहीं है जान से, मैं इनको पीट तो सकता ही हूँ। और ये सोचकर जिनुक एक फाइटिंग स्टांस ले लेता है और बहुत ही डार्क एनर्जी
एमिट कर रहा होता है, जिसको देखकर वो सभी लोग बोलते हैं कि ये तो मॉन्स्टर है, इन्हें मेरी हड्डियां भी तोड़ दी। और तभी हम लोग देखते ही कोई चिल्लाकर बोलता है कि तुम सभी के सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं इससे खुद निपटूंगा। और हम लोग देखते ही वहां पर दो आदमी आ जाते हैं जिनका नाम होता है अब्राहम और मैग्नीस, जो कि यहाँ के ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर्स होते हैं। उन दोनों को देखते ही जिन्हों अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को इस्तेमाल कर लेता है ताकि वो उन दोनों का स्टेटस बार देख सके। और सबसे पहले हमें अब्राहम का स्टेटस बार दिखाया जाता है जिसमें उसका लेवल 125 होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और फिर हमें उसकी कॉपी कंडीशन दिखाई जाती है कि उसकी स्किल को कॉपी करने के लिए क्या कंडीशन है। और हमें बताया जाता है कि अब्राहम का सबसे बड़ा जो ट्रेजर है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, और उसका बेस्ट फ्रेंड उससे कुछ छिपा रहा है। तो अगर तुम पता लगा पाओ कि वो क्या छिपा रहा है उससे, और उसको अगर अब्राहम के सामने ला दोगे, तो तुम अब्राहम की कोई भी एक स्किल को कॉपी कर सकते हो। जिन्हों की इस कॉपी कंडीशन को देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि कितनी इविल कॉपी कंडीशन है, और फिर एकदम से सोचता है कि एक मिनट, ये जो ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर होते हैं तो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट है ना एम्पायर के अंदर, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनको तो लड़ाई की फ्रंट लाइन पर होना चाहिए म्यूरियम के साथ। और फिर अब्राहम जिनसे बोलता है कि ये हमारे महाराज का पवित्र रूम है, तो यहाँ पर तोड़फोड़ करना बंद कर दो और रेजिस्टेंस करना बंद कर दो और सरेंडर कर दो जल्दी से जल्दी। और ये बोलकर अब्राहम अपनी स्किल ओरा ब्लेड को एक्टिवेट कर लेता है और अपने डैगर से एक ओरा से बनी हुई तलवार को समन कर लेता है, जिसको देखकर वहां पर खड़े सभी के सभी सिपाही बोलने लग जाते हैं कि क्या ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर अपने ओरा ब्लेड का इस्तेमाल करने वाले हैं? ओ, अब तो ये नहीं बचने वाला। और जिनुक बोलता है कि अरे मुझे पता है कि इस ओरा ब्लेड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये बोलकर जिनुक अपने डैगर को समन कर लेता है अपने हाथ में, जिसको देखकर वो अब्राहम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या तुमने क्या कहा अभी अभी। और जिनुक अपनी स्किल सोर्ड ऑफ सॉन्ग को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके डैगर के ऊपर एक बहुत ही डार्क एनर्जी का ओरा आ जाता है, और उसका ब्लेड जो कि डार्क एनर्जी से बना होता है वो उसके ब्लेड से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसको देखकर वहां पर खड़े सभी लोग बोलते हैं कि देखो, इसका जो ओरा ब्लेड है वो तो हमारे सोर्ड मास्टर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये भी एक सोर्ड मास्टर है? और जिनुक बोलता है कि वाओ, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, बस मुझे थोड़ा सा और ध्यान भटकाना है इसका। और जिनुक अपने मन में ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और बोलता है कि पागल मत बनो, ये कोई सोर्ड मास्टर नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। जरा इसकी तलवार का कलर तो देखो, जो इसकी तलवार का कलर है वो ब्लू नहीं है बल्कि डार्क है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? ये सब बोलने वाले बंदे का नाम ड्यूक पेंसलेथन होता है, और वो बहुत ही इविल स्माइल देने लग जाता है जैसे उसने अपना मकसद पूरा कर दिया हो, जिसको देखकर जिनुक बोलता है कि ये कमीना, और वो अपने मन में बोल रहा होता है। और जिनुक का ध्यान बटा हुआ देखकर अब्राहम जिनुक के ऊपर हमला कर देता है, ये बोलते हुए कि मुझे पता है कि तुम डेविल हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिनुक उसके अटैक से बच जाता है, वो भी बिना उसकी तरफ देखे हुए। और ये सब कुछ देखकर अब्राहम बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि इसने मेरे तलवार के अटैक को डोज कर लिया, वो भी मेरी तरफ बिना देखे हुए, ये कैसे हो सकता है? और फिर अब्राहम फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिनुक अपनी सोर्ड डीमन किंग स्टेप्स को इस्तेमाल करके वहां से चला जाता है एकदम से बहुत ही ज्यादा स्पीड से। और अब्राहम बोलता है कि वो कहाँ गया, और हम लोग देखते हैं कि जिनुक उसके बेस्ट फ्रेंड के पीछे आ जाता है, जो कि देखकर अब्राहम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, उसको कुछ मत करना। और हम लोग देखते हैं कि जिनुक उसके बेस्ट फ्रेंड के सर के पीछे आ जाता है और एकदम से उसके पीछे आकर उसके हेलमेट को ऊपर कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनुक के इसका हेलमेट उतारने की वजह से मैगजीन का गंजा सर सभी के सामने आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लैश कर रहा होता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या ये गंजा है। सभी लोग बहुत ही वियर सा रिएक्शन देने लग जाते हैं, और जिनहुक भी अपना चश्मा लगा लेता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है, और फिर अपनी स्किल डे लाइट को एक्टिवेट कर देता है और उसके सर पर मार देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है, और जिस अटैक को बोलते हैं फ्लैश बैंग अटैक, जिसकी वजह से सभी की आंखों में बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है वहां पर आसपास में जितने लोग होते हैं, और वो वहां पर कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर जिनुक वहां से निकल जाता है। जिनुक के वहां से भागते ही ड्यूक अपने सभी सेनापतियों को ऑर्डर दे देता कि जाओ जाकर ढूंढो उस डेविल को, वो कहाँ गया। और अब्राहम अभी भी अपनी आंखों को मसल रहा होता है, फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, और उसका दोस्त अपने हेलमेट को वापस पहनते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कम हर्ट होता अगर तुम लोग ऐसा रिएक्ट ना करते तो। फिर अब्राहम अपने दोस्त को सॉरी बोलता है, लेकिन बोलता है कि तुम्हारा सर सच में बहुत ज्यादा ब्राइट था, तो मेरा ऐसा रिएक्शन आना ही था। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है जिनुक को, क्योंकि उसने अपनी कॉपी कंडीशन को पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से जिनुक ने उसकी स्किल एक्सीलेंट सोर्ड को कॉपी कर लिया था। फिर हमें पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ पोस्टर दीवार पर लग चुके हैं जो कि जिन्होक के ही होते हैं, वांटेड पोस्टर। और जिन्होक की ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा बेकार बनाई होती है जिसने भी वो पोस्टर बनाया होता है, और लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या ये आदमी हमारे पैलेस में घुसा और वहां से जिंदा बचकर बाहर भी आ गया? क्या एक असैसिन फ्रीली घूम रहा है? क्या रॉयल फैमिली की पावर इतनी ज्यादा कम हो गई? मुझे नहीं लगता कि रॉयल फैमिली अब ज्यादा टिक पाएगी। और फिर हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि जिनुक से बोल रहे होते हैं कि तुम आते ही यहाँ पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में आ गई। और फिर जिनुक बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है सब, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब तो बहुत सारे लोग मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो चुके होंगे क्योंकि मैंने उनके 2 ग्रैंड मास्टर्स की बेइज्जती करी और वहां से निकल भी आया। और एलिस बोलती कि तुम्हारे पीछे लोग पड़े हैं और तुम ये सब बातें सोच रहे हो अपने मन में। फिर जिनुक अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर वो ड्यूक कमीना मुझे डेविल का टाइटल नहीं देता तो ये और भी ज्यादा आसान हो जाता। तो चलो फिर उसी इंसान से ये बात पूछते हैं कि मुझे इतना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तुमने क्यों बनाया, जिस आदमी ने मुझे यहाँ पर समन किया था। और ये बात अपने मन में सोचकर जिनुक एक घर के सामने आ जाता है और उस घर के दरवाजे को खोलकर अंदर आता है और बोलता है अपने आप से कि चलो उस आदमी से पर्सनली पूछते हैं कि उसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और ये सब उसने ऐसा किस लिए किया। और जैसे उस गेट को खोलता है हम लोग देखते हैं कि उसके सामने फेनहाइमर बैठा होता है और फेनहाइमर उसको देखकर बोलता है कि ओह जिन्होक, तो तुम यहाँ पर आ गए। फिर फेनहाइमर बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जल्दी आ गए, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रेडी रखा, तो चलो फिर खाना खाते हैं। और एलिस बोलती कि एक सेफ हाउस के तौर पर ये बहुत ही ज्यादा गंदी जगह है। और फिर जिन्होक बोलता है फेनहाइमर से कि तुम पहले मुझे ना जानने का नाटक करे थे, मैं उसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया अपने स्पाई को ढूंढने के लिए और फिर तुमने मुझे ही एक क्रिमिनल बना दिया, वो भी मोस्ट वांटेड लिस्ट का। और फिर फेनहाइमर बोलता है कि मुझे पता ही था तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगी। और फिर फेनहाइमर बोलता है कि जबकि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है तो मैं तुम्हारी स्किल को एक बार फिर से टेस्ट करना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि अगर एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाती है तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो। और फिर जिन्हों बड़े ही इरिटेशन के साथ बोलता है तो फिर क्या मैंने तुम्हारे टेस्ट को पास कर लिया? और फेनहाइमर बोलता है कि ऑफ कोर्स तुमने पास कर लिया, और ये कितना ज्यादा अमेजिंग है कि तुम कितनी जल्दी रॉयल पैलेस से बचकर भाग गई, तुम हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे हो। और जिन्हों बोलता है कि चलो यार जल्दी से जल्दी स्पाई को ढूंढते हैं और ये सब कुछ खत्म करते हैं और तुम मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने का एक शॉर्टकट बताओगे जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था, क्यों है ना? और फेनहाइमर बोलता है और नहीं तो क्या, यही तो हमारी डील है। और फिर फेनहाइमर बोलता है कि तुम जैसे लोगों के लिए एक छोटा रास्ता तैयार करना ऊपर के फ्लोर के लिए, एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी मदद से हम सभी मिडिल फ्लोर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और ये बातें सुनते ही जिन्हों अपने मन में सोचने लग जाता है कि हाँ अब ये अपने असली रंग दिखा रहा है ना। और फिर जिन्हों बोलता तो फिर अब क्या, अब हमें क्या करना है? फिर फेनहाइमर उसे बताता कि अभी के टाइम पर जो मिडिल फ्लोर है जहाँ पर जायंट्स का महल है, वहां पर मार्शल आर्ट के लोगों ने बहुत तगड़ी लड़ाई को छेड़ रखा है और अभी के टाइम पर जो हमारे एम्परर है वो अपनी फुल कंडीशन में नहीं है। इसकी वजह से रॉयल फैमिली के अंदर लड़ाई हो चुकी है कि इस किंग के मरने के बाद उनकी जगह कौन लेगा। मुझे ये बात सबसे घटिया लग रही है कि इस टाइम पर हमें दुश्मनों का मिलकर सामना करना चाहिए था, लेकिन रॉयल फैमिली के लोग तो इस पर लगे हुए हैं कि इस एम्परर के मरने के बाद उनकी जगह कौन भरेगा। ऐसे टाइम पर जब हमें एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है एनिमीज के खिलाफ, वो लोग अपनी पोजीशन पक्की करने के पीछे तुले हुए हैं। बताओ ये कोई बात हुई भला? जो शक है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम म्यूरिम से सब कुछ हार जाएंगे और हमने जो वादा किया तुम्हें शॉर्टेस्ट रास्ता बताने का ऊपर के फ्लोर पर जाने का, हम वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बातें सुनने के बाद जिन्हों अपने मन में सोचता है कि मैंने जितना सोचा था यहाँ तो सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब है। फिर जिन्हों बोलता है फेनहाइमर को तो तुम मुझसे और क्या चाहते हो, बताओगे मुझे? फिर फेनहाइमर बोलता है कि एक साइनिंग बोनस के तौर पर मैं तुम्हें अलाउ करता हूं कि तुम रॉयल वोल्ट से कोई भी एक चीज को चूज कर सकते हो, और मैं ये चाहता हूं कि तुम ये इंश्योर करो कि हम लोग जायंट के कैसल को जीत ले, और मैं चाहता हूं कि तुम हमें इसके लिए लीड करो, मतलब तुम ये पक्का करो कि हम जायंट के कैसल को जीत जाए। तो क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? और ये बात बोलकर फेनहाइमर अपना हाथ जिन्हों की तरफ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए। फेनहाइमर की ये बात सुनने के बाद जिन्हों फेनहाइमर को बोलता कि रॉयल ट्रेजर को मेरे जैसे बंदे को ऑफर करना, क्या तुम अपनी जिंदगी का कुछ ज्यादा ही रिस्क नहीं ले रहे हो? और फेनहाइमर बोलता है कि अगर इससे हमारा एम्पायर बच सकता है तो मेरी जिंदगी एक बहुत छोटी कीमत होगी इसके लिए। हम लोग देखते कि जिन्हों के सामने एक स्पेशल क्वेस्ट आ जाता जो कि सिर्फ उसी को मिला है क्योंकि उसी ने सबसे पहले टावर को क्लियर किया था। तो उसके सामने जो क्वेस्ट आता है उसमें ये होता है कि फेनहाइमर की मदद करो रेनहार्ड दी थर्ड का भरोसा जीतने के लिए, और तुम्हें एम्पायर को लीड भी करना होगा उनके मिशन को पूरा करने के लिए। अगर तुमने ये सब कुछ किया तो थर्ड प्रिविलेज भी अनलॉक हो जाएगा। और ये नोटिफिकेशन देखते जिन्हों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कुछ सोचता और मुस्कुराता है और फिर हाँ कर देता है फेनहाइमर की डील के लिए। और फिर जिन्हों हाथ मिलाते हुए फेनहाइमर से बोलता है कि मैं ये सब कुछ अपने बेनिफिट के लिए करूंगा और तुम्हारे देश के लिए भी, तो ठीक है
और हम लोग देखते हैं कि एलिस अभी भी अपने खाने को एंजॉय कर रही होती है और जिन्हों बोलता है फेनहाइमर को। चलो फिर मेन पॉइंट पर वापस आते हैं। मैंने कुछ नोटिस किया है रॉयल स्पाई के बारे में। और फेनहाइमर बोलता है कि क्या अभी से पहले? इम्प्रेसिव, हर बार की तरह। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि एलिस कुछ नोटिस करती है और वो नोटिस करती है कि उनके घर की तरफ कोई ना कोई तो जरूर बढ़ रहा होता है। और एलिस यही बात सभी को बता देती है कि एक मिनट, हमारी तरफ कोई तो आ रहा है। और फेनहाइमर अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या किसी ने मुझे फॉलो किया जबकि मैंने अपने मैजिक को पूरी तरह से गायब कर दिया था? ये जरूर से कोई एक और ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर ही होगा। और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों भी फेनहाइमर को यही बात बोलता है कि ओह, तो तुम्हें फॉलो किया गया था। और फेनहाइमर बोलता है कि मुझे लगता है मेरी स्किल थोड़ी सी खराब हो गई है, मैं इसका हर्जाना भरने की पूरी कोशिश करूंगा। और हम लोग देखते हैं कि एलिस दरवाजे की तरफ जा ही रही होती है, लेकिन तभी दरवाजा एकदम से टूट जाता है और उस दरवाजे के बाहर से बहुत सारे गंदे दिखने वाले मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं एलिस के ऊपर। और एलिस उन्हें देखते ही बोलती कि ये क्या है, और वो चिल्लाने लग जाती है और कैजुअली एक डर के मारे मुक्का मारती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर वहीं के वहीं चित हो जाता है या फिर कहें कि मर जाता है वहीं के वहीं। लेकिन बचे हुए दो मॉन्स्टर फिर से एलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से फेनहाइमर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए वहां से निकल जाता है और बोलता है कि मैं अपने गेस्ट को हार्म बिल्कुल नहीं पहुंचाने दूंगा तुम लोगों को। जिन्हों को मॉन्स्टर को देखकर एक बार सोचने लग जाता है कि क्या ये नेक्रोमेंसी है? क्या एम्पायर को पता है कि उनके यहाँ पर नेक्रोमेंस भी रहते हैं? ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। और तभी जिनोक अपनी किल ब्लैक स्काई डेमन किंग को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच प्रिपेयर कर लेता है और उस पंच को छत पे मारते हुए, इस छत को तोड़ते हुए जिनोक वहां से बाहर निकल जाता है हवा में। और वो देखता है, मतलब फेनहाइमर देखता है कि उसकी छत में छेद हो चुका है और वो देखकर बोलता है कि अरे नहीं, मेरा सेफ हाउस। और एलिस बोलती है कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो फिर जिनोक हवा में ही अपने बो को समन कर लेता है और वो नीचे की तरफ देखता तो नीचे की तरफ वही मॉन्स्टर्स बचे हुए होते हैं। तभी जिनोक उनके ऊपर अपनी स्किल रेड मैजिक बुलेट को एक्टिवेट करके उनके ऊपर बहुत सारे तीर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वे मॉन्स्टर वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं और जिनोक भी नीचे की तरफ आ जाता है। और तभी जिनोक नीचे की तरफ आते ही अपने पीछे मुड़कर बोलता है कि तुम्हारा ये मजाक बहुत हो गया, अब तुम बाहर आ जाओ जल्दी से। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर कोई आ जाता है और वो बोलता है कि क्या ये फनी नहीं था? मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा छोड़ना चाहता था, तो आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ गवान फ्रॉम दी मार्शल आर्ट एसोसिएशन। अब सीन शिफ्ट हो जाता है 21st फ्लोर की तरफ, जहां पर म्यूरिंग के बंदे रहते हैं, जिसको मार्शल आर्ट वर्ल्ड भी कहा जाता है। जहां पर हमें बिग शोलिन दिखाई देती है, जो एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि उसके साइड में एक पोर्टल ओपन हो रहा होता है और उस पोर्टल के अंदर से कोई इंसान बाहर की तरफ आ रहा होता है। और बिग शोलिन बोलते कि ओह, तो तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। और हम लोग देखते कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा चुन यूसंग ही होता है। और बिग शोलिन जैसे कि उसका वेट ही कर रही हो वहां पर। और फिर बिग शोलिन उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये है 21st फ्लोर, जो कि टावर ऑफ ट्रायल के मिडिल फ्लोर है और ये म्यूरियम की जगह है। क्यों, अच्छी जगह है ना? क्या सोचते तुम इसके बारे में? और चुन यूसंग अपने मन में सोचता कि ओह, तो ये है म्यूरियम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा। और बिग शोलिन बोलते हैं यूसुंग को कि तुम्हें मेरा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। और यूसुंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोल रही है। फिर बिग शोलिन बोलते कि हाँ, वो मैं ही तो थी जिसने डार्क एम्परर को रोका था, कहीं वो तुम्हें मार ना दी। और फिर हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनोक के साथ मिलकर यूसुंग लड़ाई कर रहा होता था पिछले फ्लोर पर। और वहां पर डार्क एम्परर तो मारने वाला ही होता है, लेकिन बिग शोलिन बीच में आकर एम्परर को रुकने की गुजारिश करती है। और डार्क एम्परर बोलता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रास्ते में आओ, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और बिग शोलिन बोलती है कि देखिए सर, आप हमारे सीनियर है तो अपने जूनियर्स का ध्यान रखिए। ये बंदा बहुत ही ज्यादा जल्दी सोल चेजिंग सेयुंग का डिसाइपल बनने वाला है और इसने आज आपकी पावर को तो देख ही लिया, तो ये आगे हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। फिर डार्क एम्परर बोलता है कि क्या कहा तुमने? सोल चेजिंग सेयुंग का डिसाइपल बनने वाला ये? फिर ठीक है, फिर मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां पर यूसुंग बिग शोलिन को बोलता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सोल चेजिंग सेयुंग का नाम लोगी। और तुमने झूठ क्यों बोला डार्क एम्परर से इतना बड़ा? सोल चेजिंग सेयुंग, जो कि म्यूरियम की एक्टिव मेंबर थी बहुत सालों पहले, एजेस एगो पहले। लेकिन अब तक तो वो मर चुकी होंगी या फिर अगर जिंदा भी होंगी तो उनके बाल सफेद हो चुके होंगे और वो